Hello and a very good afternoon to you all. This is Dr. Speak, the show where we get you in touch directly over the phone or through social media, Facebook and Twitter, with the experts, health experts, doctors who have been treating COVID patients, who have also been developing the vaccine. We'll get you in touch with that sort of an expert as well today, because we would have one of the doctors involved in that process at the All India Institute of Medical Sciences in Delhi today. I'll introduce you to the panel of guests as well, but this is the show where you can call up on the number that will come up on the bottom of the screen and ask any of your questions related to COVID-19 or even unrelated, as long as they are about your health. I'm Gautam and with me is आंचल। शुक्रिया गौतम। तो हमें कोरोना से लड़नी है जंग, क्योंकि हमें अपने हौसलों को रखना होगा बुलंद, और इसी के साथ हम लगातार कोशिश करते हैं इस शो के ज़रिए कि कोविड से जुड़े अगर तमाम सवाल हैं आपके पास, या कोई दिक्कत है, परेशानी है, या समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उस परेशानी को डील किया जाए, तो ये वो शो है जहां पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और सबसे अहम बात हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप फ़ोन करें, छोटी सी दरख्वास्त आपसे है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें, ताकि हम आपके सवाल सही सुन पाएँ और जो हमारा विशिष्ट डॉक्टर्स का पैनल जुड़ता है वो आपके सवालों के सही और सटीक जवाब दे पाएँ। तो आइए एक बार आपका तारुफ करा देते हैं उन डॉक्टर्स के पैनल का जो हमारे साथ इस खास शो पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विभा शर्मा जुड़ी हुई हैं, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विभा शर्मा। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रूपाली मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों का स्वागत करते हैं इस खास शो पर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ विभा शर्मा जी। हम जानते हैं कि लगातार कोविड को लेकर बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं, कई धारणाएँ पैदा होती हैं। सबसे अहम जो अभी हम सवाल कई बार फेसबुक के माध्यम से और जो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ले पाते हैं, वो ये है कि जो मौसम है वो गर्मी का है और लोग सुबह और शाम वॉक पर जाते हैं। ये एक सवाल लगातार उठता है कि क्या मास्क पहनकर वॉक करना ज़रूरी है, और अगर नहीं तो क्या उसके लिए अलग विकल्प है? जी, वॉक करना तो ज़रूरी है और मास्क पहने बिना बिल्कुल स्टेप आउट नहीं करना है जी। जैसे आप अपने घर के पास कोई पार्क है, वहां जाते हैं वॉक करने, तो एक रूल बना लेना चाहिए थ्रू RWA कि एक ही डायरेक्शन में लोग वॉक करें, जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ताकि सामना सामना ना हो। एंड वॉक के बाद जो बेंच पे बैठकर गॉसिप करते हैं, दैट इज नॉट टू बी डन। जी, के बाद अपना बस वॉक करें और अपने घर आ जाइए। दूर लगाना है और फिजिकल डिस्टेंस रखना है, और घर आके अपना हैंड हाइजीन सब चीज का ध्यान रखना है। एक चीज़ और, क्योंकि हम जानते हैं विभा जी कि ये गर्मियों का मौसम है और ऐसे में ख़ास तौर पर जो पसीना है वो आँखों में भी उतरता है, और ऐसी भी धारणा सामने है कि आँखों से भी कोविड-19 के फैलने का खतरा है। तो इस जो सिचुएशन है उससे किस तरह से निपटा जाए? देखिए, हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाने आइस पे। अगर आइस को टच करते हैं तो वायरस जाने का चांस होता है। विदाउट वॉशिंग और सैनिटाइजिंग द हैंड्स, यू आर नॉट टू टच द आइस। जी। बाकी आप अपने पास टिश्यू पेपर रख सकते हैं, विच इज टू बी थ्रोन आफ्टर सिंगल यूज, और इफ अ हैंकरचीफ इज यूज्ड देन दैट इज टू बी वॉश्ड वंस यू कम बैक होम। इट इज नॉट रीयूज्ड। तो यही चीजों का ध्यान रखें जी। अच्छा, थैंक यू। आई एम डॉक्टर विभा मेहता, नॉट विभा शर्मा। Okay, thank you for correcting that. Apparently we got the wrong information. But Dr. Rupali Malik, if I could come to you, in terms of the overall situation as far as this pandemic is concerned in our country, we are getting to a situation where almost 10 lakh people have recovered from the disease. The recovery rate is approaching the 65% mark, and yet we have a scenario where the number of active cases added every 24 hours is higher than the number of cases that are recovering. So with that perspective, how do you see things proceeding from here, when one is anticipating, there's a lot of anticipation building up among people that pretty soon will be in unlock 3.0? Actually, this is something very relevant at this point of time, and we all need to understand that our country is a very big one. We have a very big geographical expansion. Okay, so different parts of our country will be having peaks at different times. For example, as we all know that in Delhi the peak is settling down, but in other parts now it is emerging as their first peak. Like for example in Andhra Pradesh,
It was not so earlier, but now that is one of the states where we are having the highest number of patients. Okay, so this is very important for us to realize that throughout the country, in earlier times, in the beginning of the pandemic, the focus was more on these metro cities, Delhi, Mumbai, and others, and the major cities. But now we have to focus more on the peripheries, the peripheral parts of the country, because now the disease is spreading more there, and those areas are now going to have their own peaks. So it is very important that those parts are also well prepared. Okay, the planning has to be done in each and every part of the country so that we are well equipped to handle. We all have already seen it in New Delhi. Like in June, we had a tremendous rise in the number of cases. The deaths were rising. There was a anxiety around the number of beds available, but all of that has now settled down. So similarly, it will be happening in other parts of the country as well. So it is very important that the other part of the country are also well prepared. Okay, preparation is the only way we can fight it out. And the other thing is your behavioral responsibility. As a citizen, all of us have to maintain our responsibility. We have to follow social distancing norms. We have to wear masks each time we step out of the house. We have to follow the cough etiquettes and all these things. Right. Now, if you look at what is also happening is in the country is that a large proportion, a very large proportion of the cases, Dr. Mehta, are asymptomatic. Now, keeping in context the fact that the disease is spreading to the hinterlands now, is this a blessing in disguise that people are asymptomatic, or should one look at this with some degree of alarm that the disease has a larger potential to spread because we will not be able to figure out, because of asymptomatic patients, as to who is spreading the disease? See, there are pros and cons of everything. Asymptomatic cases or pre-symptomatic cases. Pre-symptomatic will have the symptoms later on, but we have a large majority of asymptomatic patients, around 80%. Though globally, according to WHO, the asymptomatic patients are about 6 to 41% only. But it's a good thing that in India we are having asymptomatic patients, so we do not have too many serious patients. But the problem is that these asymptomatic patients are spreading infection to others. So it is difficult to curtail the disease. So see, we have to increase the number of testing, test as many patients as we can, as many people, especially in the containment zones, track them, treat them. This has to be done. डॉक्टर रूपाली, हम ये बात जानते हैं कि तमाम जो अब ऑफिसेज हैं अब वो ऑपरेशनल हो चुके हैं, तो और ख़ास तौर पर क्योंकि बहुत मुश्किल है कि सिम्टम्स के साथ तो हम पेशेंट की पहचान कर सकते हैं, लेकिन एसिम्टोमेटिक करियर्स वो बहुत से लोग हैं जो एक्सपोज्ड हैं बाहर के एनवायरनमेंट को लेकर। तो किस तरह के प्रिकॉशन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो हम कह सकते हैं फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो लगातार ऑफिस जा रहे हैं और काम कर रहे हैं और वो वापस घर जाते हैं और वो लोग तो बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस या स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ऑफ प्रिवेंशन एंड केयर। सो कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें हर समय फॉलो करनी है, हर व्यक्ति के सामने फॉलो करनी है, हर व्यक्ति के साथ फॉलो करनी है, जिसमें कि सबसे पहले है आपका सोशल डिस्टेंसिंग। हमेशा 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। आप ऑफिस में जाते हैं तो आप अपने कलीग से ये दूरी बनाए रखें। कोई सोशल लंचेस नहीं करें। आपके लंचेस या डिनर्स आपके अपने कलीग्स के साथ नहीं होने चाहिए। सबको अपना अपना खाना अपनी सेपरेट बेंचेस पे या अपने ऑफिसेज में खाना चाहिए। So you have to maintain this, and the hand hygiene part, very very important. Every time you touch a high contact surface, जैसे कि लिफ्ट बटन्स हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, अब लैपटॉप दी कीबोर्ड्स है, तो आप ऐसा कुछ भी अगर आप टच करते हैं, इमीडिएटली आप अपने हाथ को साबुन या पानी से धोएं, या फिर आप सैनिटाइज कर सकते हैं उनको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप अपने गंदे पोटेंशियली कंटामिनेटेड हैंड से अपने फेस को ना टच करें, अपनी आईज को, अपने माउथ को, अपने नोज को, उनको ना टच करें। ये इंपॉर्टेंट है। और कफ एटिकेट्स हमेशा फॉलो करें, जो कि हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि अगर आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम है, कफ, स्नीजिंग, उस टाइम पे आपको बाहर घर से नहीं निकलना है। इफ एट ऑल आपको निकलना भी है तो आपको हमेशा मास्क पहन के निकलना है
और अगर खांसी या कुछ भी ऐसा सिम्टम है तो आपको you have to cover your face and mouth with the flexed elbow, okay, not with the front portions of your hand. So this is very important. Okay, Dr. Malik, just hold on a second because we have a caller joining us on the phone line from Gurgaon. Go ahead, I believe your name is Ravi. Ask your question. Pradeep. Pradeep, I'm sorry. Pradeep, ask your question. Praveen. Good afternoon. I think my name is Praveen. Yes, go ahead, Praveen. Yeah, the question is that, I had a fever yesterday morning, and I took a paracetamol in the morning. उसके बाद वो fever normal हो गया. And since yesterday, कोई और symptoms नहीं है. Fever normal है बिल्कुल. So should I go in for COVID test? Dr. Mehta, did you get that question from Praveen? Yeah. You see, if you had just a mild fever and there are no other symptoms and there is no contact history or you don't have any cases of COVID, so still, in spite of all that, as of today, we have to take every fever as COVID unless proved otherwise. Whether you have to go in for testing will also depend upon what is your age, whether you have any comorbid symptoms. In case you are above, what is your age? Can you tell? Praveen, are you with us? Yeah, I'm listening. आपकी उम्र क्या है? 49. He's 49, Dr. Mehta. Okay. So, you see, if you have any other comorbid conditions, 49. diabetes, hypertension, or any I'm kidney there. problem, 49 is my age. Sorry? 49. Okay. Yeah. If अगर आपको कोई और बीमारी है, if you have any other comorbid condition, then you should definitely go in for testing, because you just cannot say that it is not COVID. If you are, otherwise it's a very mild fever with no sore throat, Okay. no breathlessness, no cough. But then there are certain other symptoms you have to watch for. In case you have diarrhea, you have loss of taste of smell, you have muscle aches, or if you have, there are so many symptoms of this disease that most of the things do fit into it, and they are coming out to be COVID positive. Okay, So I'm sorry, Dr. Mehta, I'm going to have to you have to interrupt be you. We've got cautious. some breaking news coming in, and this is related to the imminent arrival of the Rafale fighter jets. We've got some images there. You can see the Rafales, there are 5 of them, and 2 Sukhoi 30s are escorting them as well. This is in Indian airspace. Defense Minister Rajnath Singh has tweeted these images out, and we're playing them out as soon as we've got them. These are the much anticipated 5 Rafale jets. Remember, when the deal was done about 4 years ago, 36 is the number that we will eventually get, but these are the first 5 that will be landing any moment now at the Ambala Air Base. Aanchal. बहुत अहम बात, जिस तरह से वायुसेना की शक्ति को और बढ़ाने के लिए रफाल जो है वो भारत की वायु सीमा में अब दस्तक दे चुका है, और सबसे अहम बात ये है कि किस तरह से इसका स्वागत किया गया। और हम ये भी जानते हैं कि सबसे अहम ये है कि किस तरह से शक्ति को बढ़ाने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान के बेड़े में इसे शामिल किया गया है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से INS कोलकाता ने हैप्पी लैंडिंग का मैसेज दिया, और कैसे ये दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जो रफाल है वो शक्ति के साथ और आधुनिक तकनीक के साथ लैस भारतीय वायुसेना की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए रफाल की एंट्री की गई है वायुसेना में। सबसे अहम बात यह है कि ये वो पल है जिसका इंतज़ार हम कई सालों से कर रहे थे, और आज का ये दिन अपने आप में काफ़ी अहम, जब हम देख पा रहे हैं ये दृश्य जो अपने आप में भारत की ताकत को उजागर करते हुए। और ख़ास तौर पर सबसे अहम ये है कि भारत की सरजमी पर हम कह सकते हैं रफाल का स्वागत। Yes, definitely. भारत की सरजमीन पर it's in Indian airspace, so one can clearly say welcome to India to these Rafale jets that are being flown in by our own fighter pilots, and these pilots will remain there at the Ambala Air Base and will train on them extensively as well. Further on, they've already got some training, and one of them in fact is the military attaché there at the Paris Indian Embassy as well, who's flying these one of the jets in, and they're right now being escorted. These images must have been taken, Aanchal, I believe just a few minutes ago, and then quickly
sent to the defense minister, and he's tweeted him out. बिल्कुल। और आज हिंदुस्तान में एक इतिहास रचा जा रहा है। फाइटर प्लेन का सरताज रफाल आज पहुंच के, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि वायुसेना में एंट्री हुई है। नंदिता डागर हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़ी हुई है। नंदिता, यही वो पल है जिसका इंतजार हम सबको था और अपने आप में एक अहम गर्व का पल, जब हम वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं, फाइटर प्लेन्स के बेड़े में रफाल की एंट्री। नंदिता जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया है कि बिल्कुल एक तो पहली बात आपने सुना होगा कि जो नेवल कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी नेवल वॉरशिप आईएनएस कोलकाता और रफाल के बीच में, वो बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाली थी। तो एक तरह से हमारी इंटीग्रेशन है फोर्सेस के बीच में, सर्विसेज के बीच में, वो दिखाती है कि कैसे रफाल इंडियन एयर स्पेस में एंटर करे। तो अरेबियन सी में जो हमारी वॉरशिप है, डिस्ट्रॉयर है, बहुत बड़ी मेड इन इंडिया डिस्ट्रॉयर है और कंप्लीटली भारत में निर्मित है, मजागांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। उसने उनका वेलकम किया रेडियो चैट पर। उन्होंने कहा कि टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी नभो स्पृश्य दीप्तम, जो कि एयरफोर्स का मोटो है। और फिर उन्होंने वापस पलटकर नेवल वॉरशिप को कहा कि विश यू फेयर विंड्स एंड हैप्पी हंटिंग, जो कि कोलकाता का काम है। तो एक तरह से कितनी खूबसूरत हमने वो ऑडियो साउंड सुनी, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद अभी रक्षा मंत्री का ट्वीट आया कि सुखोई एस्कॉर्ट कर ला रहे हैं। तो किसी भी वक्त वो क्षण आ सकता है जब रफाल्स अंबाला में लैंड करेंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको पल पल की खबर डीडी न्यूज पर दे रहे हैं। और बहुत ही गेम चेंजिंग मोमेंट, ना कि सिर्फ अंबाला बल्कि पूरे इंडिया के लिए, जब हमारी एयर पावर को एक एज मिल रहा है। जी नंदिता, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये रोमांच भरने वाली हैं, जब हम 5 रफाल विमानों को आज भारतीय वायु सेना की सीमा में देख रहे हैं। और जिस तरह से आपने जो बातचीत का जिक्र किया वो अपने आप में काफी अहम है। किस तरह से आईएनएस कोलकाता ने कहा हैप्पी लैंडिंग और भारत की वायु सीमा में आपका स्वागत है, और आप आसमान की ऊंचाइयों को छुए, और यही दृश्य हम देख रहे हैं आज टीवी स्क्रीन पर। जी आंचल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एकदम गेम चेंजिंग मूवमेंट तो है ही, साथ में अब एंटिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो एयरफोर्स बेस है अंबाला, अगर यहाँ पर ये अनुमान था कि अगर यहाँ पे वेदर ठीक नहीं होगा तो जोधपुर में एक बेस जो है वो उसके लिए रखा गया है, ताकि अगर अंबाला में वेदर न ठीक हो। लेकिन मुझे लगता है अब अंबाला का वेदर बिल्कुल ठीक ही है। सवेरे से यहाँ पे कोई बारिश या बूंदाबांदी नहीं हुई है। तो यहाँ पर लैंड कुछ ही बस बल्कि कुछ घड़ियों का ही इंतजार है, कुछ ही मोमेंट्स की बात है जब ये यहाँ पर आकर लैंड कर जाएंगे। जी Yes, Nandita, well, very much anticipated moment here, the landing of these Rafale jets. You are there at the Air Force Station. What can you make out in terms of any movement there which will tell us that any moment the planes can land? Gautam, as you know, since yesterday Section 144 has been imposed. Yes. And the people over here are very, very eager to watch this. But what happened is that any photography or videography is prohibited and is punishable by law. And therefore, media also cannot enter, at least for a radius of 3 kilometers outside the Air Force base. Gee. It has been completely cordoned off, barricaded. So we cannot see that from here, but the Air Force of course will provide visuals and photos, videos, etc. of the water cannon salute also. हम जान पा रहे हैं कि किसी भी पल अब हमारा एयरबेस पर लैंड करेंगे रफाल, और वाटर कैनन अगर सैल्यूट का जिक्र किया जाए, जिस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सभी दर्शक जो हैं इस वक्त, अगर वो जो डीडी न्यूज़ से इस वक्त जुड़े हैं, वाटर कैनन जो सैल्यूट है वो किस तरह इन रफाल 5 विमानों को दिया जाएगा। और अभी जो हमने रक्षा मंत्री का ट्वीट भी पढ़ा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि द 5 रफाल्स एस्कॉर्टेड बाय 2 सुखोई 30 और दे एंटर द इंडियन एयर स्पेस। अपने आप में रोमांच के साथ गर्व का पल हर एक भारतीय के लिए। जी, इससे पहले भी ट्वीट किया हुआ है, the birds have entered the Indian airspace, happy landing in Ambala. That's been tweeted out by Armo India. जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आंचल। एक्चुअली वाटर कैनन सैल्यूट जो है ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे होता है जिसमें एयरफोर्स वेलकम करती है अपने आने वाले एयरक्राफ्ट को। परंपरा बनी हुई है
कि एक्चुअली जब ऐसा पास करने जाते हैं, नए नए इंडक्ट होते हैं, तो दोनों तरफ वाटर कैन बाउजर यानी कि पानी से भरे हुए टैंकर उन पर पानी शावर करते हैं दोनों तरफ से, और ये एक तरह से ट्रेडिशनल वेलकम होता है। इसी तरह ये वाटर कैनन सैल्यूट इनको दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल आज के भदौरिया का स्वागत करेंगे, वहाँ उनको रिसीव करेंगे। और ये बहुत ही छोटा सा नगेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि एयर चीफ मार्शल भदौरिया का यहाँ पे आना बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज वो लीड नेगोशिएटर थे जब ये डील साइन हो रही थी। वो इंडिया की साइड से वो नेगोशिएशन को लीड कर रहे थे फ्रेंच के साथ, और वो हमारे प्राइस पे भी और क्या वेपन पैकेज चाहिए इन सब की डीलिंग्स में थे। और इसका ऑनर करने के लिए एयरफोर्स ने अपना एक हैट डॉग किया है और एक बड़े क्रिप्टिक तरीके से एक टेल नंबर पे RB उनके इनिशियल्स को लिख दिया है, RB शॉर्ट फॉर्म फॉर राकेश भदौरिया। एक तरह से उनको हैट डॉग। Just for the benefit of our viewers, Nandita, if you could recall for us why exactly is this such an anticipated moment? One is of course about the kind of air defense capabilities enhancement this will give to our Indian Air Force and the armed forces overall. The other of course is just the fact that we really needed these planes to come in at this juncture. Yes, this is actually a game changer, Gautam, because none of our adversaries, none of our neighbors have the capability that we have right now. The weapons package of this Rafale alone, for example, the Meteor missiles which are beyond visual range, where the pilot of the fighter pilot sitting in the cockpit of the Rafale can target the enemy's fighter without even having it in his the range of his naked eye. This is the class of weapon which neither China has nor Pakistan, none of our neighbors, nobody in Asia has this kind of capability. Also, India-specific enhancements are inherent in the contract of this fighter jet which we had signed with France. And all these 36 fighter jets, their engine is capable of taking off in very high altitude regions such as Ladakh with heights above 16,000 feet. 16,000 feet to 20,000 feet. This gives us a strategic surprise option and a range of options from where we can operate it from. We can operate it in the deserts also of Rajasthan, Gujarat, which are very hot and very high temperatures, and we can also operate it from high altitude. There are several air bases in Ladakh, Daulat Beg Oldi, Nyoma, Thois, Leh. So we have that flexibility now, so we can exercise our choice depending upon the situation. नंदिता, जो ध्वनि हम सुन पा रहे हैं इन फाइटर प्लेन्स की, अपने आप में रोमांच के साथ साथ गर्व के पल का तो एहसास कराती ही है। और जिस तरह से आपने बताया कि गेम चेंजर मिसाइल्स जो हैं वो भारतीय रफाल के लिए दी गई हैं। सबसे पहले आपने जिक्र किया कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मेट्योर मिसाइल का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ तो दूसरी है वो स्कैल्प मिसाइल है, उसके बाद साथ ही माइका है जो हवा से हवा में मार करने वाली मल्टी मिशन मिसाइल है। यानी कि जब हम अदम्य शक्ति के परिचय की बात करते हैं, प्रदर्शन की बात करते हैं, अदम्य साहस की बात करते हैं, उस लिहाज से फाइटर प्लेन्स के लिए रफाल जो है वो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे इसके अंदर हर तरह के वेपन्स हैं जो शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, दोनों तरह के रेंजेस में काम करते हैं। माइका जो है और स्कैल्प जिसकी आपने जिक्र किया वो क्रूज मिसाइल है, यानी कि हवा से राफेल उसको फायर करेगा तो वो जमीन पर मार करेगी और वो बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है उसके अंदर, यानी कि वो उसकी जो लिथैलिटी है दुश्मन के टैंक, बंकर, उनके ऑयल फील्ड्स, उनके एयर फील्ड्स, इनको वो एकदम धूल में मिला सकती है। दूसरा, ये जो हैमर मिसाइल जिसके अंदर ऐड की गई है वो स्पाइस बॉम्ब की जगह, पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि रफाल्स को स्पाइस बॉम्ब के से लैस किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि इनमें हैमर मिसाइल डाली जाएगी, और वो इसलिए क्योंकि ये इतनी पोटेंट है कि ये धरती के नीचे अगर कोई बंकर बना हुआ है तो उसको नष्ट कर सकती है, इनकी लिथैलिटी इतनी है। Right. And if you compare it to the capabilities that our neighbors who have had some sort of an inimical past in recent days as well with us, where does the Rafale really stand? The Chinese are believed to have a 5th generation fighter as well, the J-20, but again I believe most experts say that the Rafale has an advantage over that as well. Yes, because Gautam, the J-20 has not seen combat. Rafale has seen combat in Libya, Afghanistan,
Egypt, Libya, Iraq. So this is a tried and tested platform. As far as the J20 is concerned, the Chinese have been very secretive about it. Nobody knows the capabilities of the J20. As far as the class of weapons is concerned, we can just say that there is no equal of the Rafale, not just in Asia, but in the entire world when it comes to the 4.5 generation or the 4.5 generation aircraft. साथ ही नंदिता, हम जानते हैं कि इस तरह के जो भी लड़ाकू विमान होते हैं वो सामरिक शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी अहम साबित होते हैं और ख़ास तौर पर एक विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से पायलट्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं वो बेहद अहम है और काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं इंटेंस और रिग्रेस रहा होगा। चलिए नंदिता से we seem to have lost that line with Nandita Dagar at the moment, but the way she was informing us about the capabilities and the technicalities in terms of what the Rafale is capable of, the kind of weapon systems that it has, and India has in fact asked for a lot of specific add-ons as well as far as this Rafale is concerned. So for India specifically, the kind of avionics and the kind of weaponry that has been put into the Rafale is quite a formidable package. बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी देश की सामरिक शक्ति को अपने दुश्मनों से आगे बढ़त देने के लिए इस तरह के जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम रफाल का जिक्र करें जो आधुनिक सभी तकनीकों से लैस है, वो काफ़ी अहम है। और जिस तरह से हमने ये देखा कि गौतम अभी वो बता ही रही थी नंदिता कि जो पायलट्स हैं उनको काफ़ी रिग्रेस और इंटेंस ट्रेनिंग दी गई होगी, प्रशिक्षण दिया गया होगा कि किस तरह से इसको उड़ाना है, और एक लंबे वक्त का इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म है जब हम खुद भारतीय वायुसेना के जो सीमा में हम उड़ते हुए 5 रफाल्स को देख रहे हैं। और सबसे अहम यह है कि आज हर एक भारतीय के लिए, हमारे लिए, आपके लिए ये गौरव का पल है। 5 रफाल विमान के साथ 2 सुखोई विमान भी हैं और सबसे अहम बात यह है कि भारत को लगातार काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था। और कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं गौतम की जब जिस आधुनिक तकनीक का हम जिक्र कर रहे हैं आज के समय में उसकी बेहद ज़रूरत है जब हम लड़ाकू विमानों का जिक्र करते हैं। तो Well, definitely. I mean, this was the need of the hour yesterday more than just today, and it will serve the need of India's defence, the air defence, for several years to come, if not decades, because that's the kind of advanced weaponry this aircraft has, and that's the kind of advanced aircraft this really is. And all the aircraft, I believe, are expected to come into India, all the 36 of them, 30 fighters and 6 trainers by sometime by 2022. But right now, of course, the Golden Arrows will have this squadron starting off with 5 of these jets, and they'll be stationed at the Ambala Air Base, which too again has undergone extensive changes and modifications and adaptation to be able to accommodate these Rafale fighter jets. और सबसे अहम वो बातचीत रही गौतम जिसमें रोमांच के साथ गर्व भी था जब INS कोलकाता ने साफ तौर पर रफाल की हैप्पी लैंडिंग और रफाल का स्वागत किया, और जिस तरह से रफाल लीडर की तरफ से जवाब आया कि आप जो समुद्री सीमाएं हैं, यानी INS कोलकाता को उन्होंने कहा कि आप समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, और तब INS कोलकाता की तरफ से जवाब आया कि आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएं। तो ये जो आसमान की ऊंचाइयां हैं ये हम इस टीवी स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं, और हर एक भारतीय अपने घर पर बैठकर देख रहा होगा कि किस तरह से भारत की वायुसेना की शक्ति का अदम्य जो साहस है उसका परिचय देते हुए आज इन रफाल विमानों की हम कह सकते हैं जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का बेड़ा है उसमें आज शामिल होने का सुनहरा दिन और ये स्वर्णिम पल जिसके साक्षी आज हम सभी बने हैं. Yes, and there are stories here, stories, real personal stories. Nandita spoke about Air Chief Marshal Bhadoria, how he was involved as well when this entire procurement procedure was on, and there's a story of Air Commodore Hilal Ahmed Radar as well, who's flying one of these jets today, in fact, and even the Raksha Mantri has tweeted about it, saying that a hero is coming back home with the goods. He's delivering the goods literally in as we speak. बिल्कुल, और एक हम अगर देखें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है अंबाला में, और और आइए आपको सुनवाते हैं जी. Go ahead. We're about to play out, in fact, the radio message that went out welcoming these jets into Indian airspace. A very, very key moment. Let's just play
those moments out for your ears as well. Indian naval warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. Let's play that out again for all of you. Listen in again. Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. So fair winds for the naval ship. Welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. बहुत अहम ये बातचीत है आईएनएस कोलकाता की, जब आईएनएस कोलकाता ने कहा राफेल ला रहे दल के नेता का हिंद महासागर में स्वागत है। राफेल लीडर ने कहा बहुत धन्यवाद, भारतीय नौसेना का जहाज सीमा की रक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद है, ये संतुष्टि देने वाला है। वहीं आईएनएस कोलकाता ने जवाब दिया कि आप गौरव के साथ आकाश को छुएं, हैप्पी लैंडिंग, और राफेल लीडर की तरफ से जवाब आया हैप्पी हंटिंग। तो ये गौरव के पल आप देख रहे हैं 5 रफाल विमानों को जिनके साथ 2 सुखोई उड़ रहे हैं भारतीय वायु सेना की सीमा में। भारतीयों के लिए एक गौरव का पल और रोमांच का पल हम सभी के लिए। Yes, these images are for keeps and we will bring them to you again as part of our bulletins. But for now, let's return to Dr. Speak. We have 2 eminent doctors with us. Dr. Vibha Mehra was with us earlier as well, and we're also joined by Dr. Sanjay K. Rai and Dr. Rupali Malik. Dr. Sanjay K. Rai is Professor Community Medicine and Principal Investigator COVID-19 Vaccine Trial. Welcome to DD News. So glad you could spare the time. Just tell us in the first place how the trial is going. Is it going as you anticipated? Yeah, see, this is the first phase trial. Our safety concern is of prime importance. So it's going smoothly. The response was overwhelming, and almost more than 3,500 have already registered for this trial. And currently we have screened more than 70 people. So it's going smoothly. Yeah. Beyond our expectation, we never expected this type of response, especially in safety trial. Usually the response is very low. But this time it's a very good response from the public. और डॉक्टर संजय, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की, तो हमने देखा कि बहुत से युवाओं ने खुद से आकर क्लिनिकल ट्रायल के लिए ऑप्ट किया। इस वक्त किस स्तर तक जो है वो ट्रायल पहुंच चुका है, और लगातार ये एक उम्मीद है और लगातार हर भारतीय की उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन जो है वो भारत में विकसित हो? जी हाँ, देखिए हमने पहले भी कई क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया हुआ है, बट इस बार जो क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं स्पेशली फेज 1 में वॉलंटियर्स मिलने में प्रॉब्लम होती थी, बट इस समय जो लोगों में इंतजाम है, जिस तरीके से लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है वह काबिल तारीफ है। और हमने पिछले सैटरडे से ही शुरू किया हुआ है। अभी तक आज जो है 70 के आसपास हो रहा था हमारा जो रजिस्ट्रेशन, ये स्क्रीनिंग, क्योंकि जो प्रोसेस है पहले रजिस्ट्रेशन Okay, we seem to have had a problem with the link with Dr. Rai. We'll try and fix that. Meanwhile, we do have Dr. Malik as well as Dr. Vibha Mehra with us. Dr. Malik, we have a viewer's question, in fact, on social media, on Facebook, and he's trying to ask... जी, Dr. Sanjay. I think Dr. Sanjay is back with us. जी, जी. जी, आप अपनी जी बात पूरी कीजिए, जी. मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था क्या? जी जी जी, somebody said that he is back, so
Okay. नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए जी. Okay, so this is a phase 1 trial. So there are 3 phases. मतलब phase 1 होता है, phase 2 होता है, phase 3 होता है. और phase 1 का जो रिस्पांस था काफ़ी अच्छा था. लास्ट सैटरडे से हमने स्टार्ट किया और अभी तक जो है 70 के आसपास हमने स्क्रीन कर दिया है. स्क्रीनिंग में सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं कि कम्प्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल हो. सो रूटीन ब्लड टेस्टिंग एंड नेजोफेरेंजियल स्वैब, ये सारे टेस्ट करने के बाद जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जब हम पाते हैं कि इंडिविजुअल इज फिट, देन हम उसको वैक्सीन देते हैं. सो अभी तक जो है करीब यहाँ पे एम्स में 10 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है और अभी स्क्रीनिंग चल रही है. टेस्ट गए हुए हैं. कुछ करीब 50% जो है रिजेक्शन रेट रह रहा है वॉलंटियर्स को जो आने के बाद टेस्ट करने के बाद. सो दिस इज द करंट सिचुएशन. एक बार फेज 1 खत्म हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट फेज 2 के आफ्टर एस्टेब्लिशिंग दिस सेफ्टी प्रोफाइल. तो हम सारे जो है डेटा को जो है डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड के पास एंड एथिक्स कमेटी ऑफ एम्स विल सबमिट एंड फिर अगेन दे विल रिव्यू दिस ऑल द डेटा एंड देन जब उनसे गो अहेड सिग्नल मिलेगा तो फिर नेक्स्ट फेज विल स्टार्ट. जी, तो इस सारी प्रक्रिया में इन दिस प्रोसेस how much time do you think it will take that we will know that we have a successful candidate in hand or we don't? Okay, see the overall process as I mentioned earlier that we just started the phase 1 trial. So phase 1 trial, it's a 2-dose vaccine schedule. So first like we have already given first dose, so after 2 weeks after a gap of 2 weeks the second dose will be given. After second dose after 2 weeks we'll again collect blood for all routine testing, right? So then to establish the safety profile, at the same time we will also examine for the immunogenicity. That immunogenicity means level of antibodies. So in phase 1, although our main objective is to establish the safety profile, but at the same time we will also see the immunogenicity. In subsequent phases, phase 2 and phase 3, the objective changes. In subsequent phases, objective would be your main immunogenicity. So that means level of antibodies production. So we will compare the level of antibodies production, कि antibodies जो produce हो रहे हैं और neutralizing antibodies हो रहे हैं कि नहीं. So if everything is as per our plan, suppose like phase 1 में भी कोई problem नहीं होती, it's a very safe vaccine and then it's a very effective vaccine, then it will take 6 months, at least 6 month time. Okay, 6 more months. Dr. Rai, just stay with us because we have some viewers' question coming in. Dr. Mehra, if I could come to you with Rajeshwari Shekhawat's question. She is asking, क्या लो बीपी में कोविड-19 के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरे फादर और हस्बैंड दोनों का ही बीपी बहुत लो हो गया है. Hello. Yes, Dr. Mehta. Could you please repeat the question? There was some other voice coming, so I could not hear it properly. Rajeshwari Shekhawat is asking कि उनके फादर और हस्बैंड दोनों का बीपी लो हो गया है इन दिनों, तो क्या उनको इसे लेकर चिंता रहनी चाहिए कि उनको कोविड हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है. बीपी लो क्यों हुआ है, कैसे है, क्या पता. नॉर्मली थोड़ा लो रहता हो. कितना हुआ है बीपी? कई लोग ये उन्होंने बताया नहीं है स्पेसिफिकली कि कितना चला गया है. हाँ जी, क्योंकि बहुत ज्यादा लो हुआ 2 जनों का, खाली इससे हम नहीं सोच सकते कि कोविड है. देयर हैव टू बी सम अदर सिम्टम्स, बट कोई तो रीजन होगा, या मे बी उन्होंने अभी नई कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ली हो जो नहीं ठीक दे रही हो बीपी. इट इज क्वाइट पॉसिबल. ओके ओके. डॉक्टर विभा, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हमें दर्शक सवाल करते हैं, एक सवाल जो लगातार हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आता है वो ये है कि जिस तरह का सामान लोग बाहर से ख़रीदते हैं, चाहे वो ग्रोसरी आइटम है या फिर दूध या दही, उसको किस तरह से सैनिटाइज़ किया जाए. हालांकि बहुत से ऑनलाइन साइट्स हैं जिससे सामान मंगाया जाता है, लेकिन फिर भी किस तरह से उसको डिसइंफेक्ट किया जाए, उसका सही तरीका क्या है? जी देखिए, ग्रोसरी जो आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उनको थोड़ी देर 2 to 3 hours you can let it be outside, then you can wash it in soda bicarb water, let it be there for about 10-15 minutes.
After that, you can wash it in running water and then dry it and then put it in the refrigerator or use it. Now for milk, the milk packet जो है उसको आप wash कर सकते हैं, उसको with soap and water भी wash कर सकते हैं, dip करके थोड़ी देर wash it and then you have to boil the milk anyhow. बाकी जो है जैसे दालें हैं या आपके बिस्किट्स, नमकीन, ये चीजें हैं, you can let it lie outside for 4 days or so and then use it. Otherwise also you can use it by taking out the thing in some other container and throwing away the packet in a closed bin. And once you have cooked all those things which you have to cook, the virus will definitely die. The other things you can use after 4 or 5 days. Okay, we have a question here from SK Chaudhary as well. He's asking Dr. Roopali Malik that please tell me about viral load. How can we judge which areas have more load and less load? Did you get that question, Dr. Malik? Sorry. Dr. Malik, could you hear me? Can you please repeat the question? The question is, please tell something about viral load. How can we judge which areas have more or less load? I don't think this is possible for us to judge which areas will have more load. It will depend on the patient's immune system. Okay, so someone who has a low immune system will tend to have a higher viral load, and they are the ones who will tend to transmit the disease more often to others. So this is something very important, that if you have a high viral load, then most likely you have some immune suppression or some other immune compromised state. जी, क्योंकि हम जानते हैं, हमें सभी डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टिंग को लगातार हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि कोविड-19 से आप लड़ पाएँ. डॉक्टर विभा, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस तरह की भी बातें आती हैं सामने कि कई ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो ये दावा करती हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग हो जाएगी, आप ये टैबलेट खा लीजिए या फिर ये सिरप ले लीजिए. कितना अहम मानती हैं आप इसको, आप डॉक्टर के लिहाज से, क्योंकि एक दिन में तो इम्यूनिटी बूस्ट हो नहीं सकती? That is not possible. बाकी देखो, I am not practicing homeopathic. I do not have any experience about it. But I have seen in other diseases also like dengue and all. People have been taking homeopathic medicine that we will be prevented. But I have seen them having the disease, contracting the disease. So we cannot be sure. बाकी from my side, I would say to boost up your immunity, 5 things you must keep in mind. One is, take a healthy, balanced diet, rich in proteins, vitamins, minerals. Take a good sleep and think positively. Don't think that मुझे ये हो जाएगा, this person died, that this is what happened, not happened. Don't think in the negative way. Be positive. And must exercise or do some yoga and meditation regularly as a routine every day. Plus, I think since we have been under lockdown and have not been moving out, so it is good to be in contact with our friends, neighbors and relatives via the social media, via video calling or telecalling. So all these things definitely boost up the immunity. And plus you can add some vitamins, general vitamins, minerals, zinc, and some vitamin D also, but vitamin D to be taken with doctor guidance, and other B complex and vitamin C one can take, zinc also one can take, and some other things which people are taking like kada and so many other things like ashwagandha and haldi wala doodh and all that. See, too much of these things are bringing out ulcers in the mouth and the throat, and people are having more problems with that. Okay. So my advice is not to take too many hot things, taking hot water also all the time, taking also, and also taking steam. So too much of hot things are not required at all. It is already too hot. Okay. Okay. Dr. Rai, there have been questions about this vaccine development process and the possibility of once having the vaccine, what kind of a vaccine will it be? Could you tell our viewers a bit about that? Would you be able to tell us that if this particular vaccine candidate is successful,
what kind of a vaccine will it be? For how long could it possibly give immunity once a shot is delivered? Okay, it's very difficult to say at this moment how long this vaccine will protect. Even we don't know how long this natural infection is going to protect you. So we just started vaccine trial, so we don't have any clear-cut answer. Whatever answer we have, like till this virus is only 6 months old, and till date almost they are protecting. So we have sufficient evidences that they are protecting, although there are some news about the reinfection, etc. But finally they found that it's not the reinfection, it's the debris of the virus, and RT-PCR is detecting that. So at least for 6 months we have this about the natural infection. But for vaccine, we don't have any idea, and this trial is for that only. So I can't comment. डॉक्टर संजय, लेकिन जिस तरह से हम क्लिनिकल ट्रायल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह के मानदंड अपनाए जाते हैं जब क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है इस तरह की वैक्सीन को निर्मित करने के लिए, और ख़ास तौर पर हम जिन युवाओं या फिर वो लोग जो वॉलंटरीली अपने आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए आगे आते हैं, उनमें क्या देखा जाता है, यानी कि किस तरह के मापदंड होते हैं ताकि वो लोग क्लिनिकल ट्रायल के लिए उपयुक्त साबित हों? अभी क्लिनिकल लगातार हम कनेक्टिविटी इशू है डॉक्टर संजय के साथ, लेकिन लगातार हमारे पास, क्योंकि ये वैक्सीन से जुड़ा सवाल है, तो जब दोबारा हमारे साथ संजय जी जुड़ेंगे तब हमसे दोबारा सवाल करेंगे। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स का विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विभा, एक सवाल लगातार और भी सामने आता है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पास है, और लगातार लोग पोस्ट करते हैं कि हम करेंसी में डील करते हैं, और जब करेंसी में डील करते हैं तो एक दूसरे के से संक्रमण फैलने का अगर एसिम्प्टोमेटिक करियर है तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है। किस तरह से वहाँ पर हम सैनिटाइजेशन को प्राथमिकता दे सकते हैं? देखिए, जहां तक मैं बताऊं, इसका किसी का भी ठीक है प्रोबेबिलिटी है कि उससे करेंसी से फैल सकता है। ये दिस इज नॉट द मेन रूट। मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्रॉपलेट। फोमाइट जो कंटामिनेट होता है सरफेस, उसी में करेंसी का भी आएगा कि वो फोमाइट के कारण से फैल सकता है। बेस्ट वे है कि अगर करेंसी को कुछ दिनों तक रख दे। मैक्सिमम जो है, अगर आप देखिए कार्डबोर्ड पे 3 डेज तक जो भी एविडेंसेस हैं कि रहता है, सो आप करेंसी को इस तरीके से सैनिटाइज करने और बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसको आप 3 दिन बाद यूज कर लें अगर आप कहीं से लेके आते हैं। प्लस फ्रीक्वेंट अगर हैंड वॉश आप करते रहते हैं टच करने के बाद, क्योंकि ट्रांसमिशन कैसे होगा, सपोज अगर मैं मान लूं कि करेंसी इन्फेक्टेड है और अगर आपने उस हाथ से छुआ है और उसके बाद अपने मुंह को या आंख को छू रहे हैं तो ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं। तो अगर आप उसके बाद हाथ धो लेते हैं अच्छी तरीके से, साबुन से कर लें, साबुन और वाटर नहीं मिलता है, देन यू कैन यूज सैनिटाइजर आल्सो। तो उससे अगर कायदे से कर लेते हैं तो फिर ट्रांसमिशन के चांसेस आपके बहुत ही रिमोट हो जाते हैं। सो इसलिए करेंसी का ये नहीं है कि हर समय इसको लेके इतनी चिंता करने की जरूरत है। हाँ, मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है उससे लेके चिंता करनी चाहिए, और इसके लिए जो है अगर सभी लोग हम फेस मास्क ये सब पहनते रहते हैं तो शायद ड्रॉपलेट बनने को प्रिवेंट करेंगे, तो सारे रूट अपने आप कम हो जाएंगे। जब भी करेंसी कैसे कंटामिनेट होगा, हम बात करते समय, गाना गाते समय या खांसते छींकते समय जो करेंसी अगर पड़ा हुआ है वहां तो गंदा होगा। अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो करेंसी इन्फेक्ट ही नहीं होगा, इन्फेक्ट नहीं होगा तो दूसरों को ट्रांसमिट नहीं करेगा। सो प्रिवेंटिव मेजर्स को पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम पहले प्रिवेंट ना करें लेकिन उसको डिकंटामिनेट करते रहें। सो फोकस हमारा प्रिवेंशन पे होना चाहिए। जी बिल्कुल। In fact, that's what people have been talking about, Achal. The entire focus is on prevention, because we have a person who's asking a question, Sonu Devnath. Doctor, he's saying that he's 23 years old, and whenever he goes to sleep, just before he sleeps, he gets jerks and wakes up 2-3 times, and also moves during the night as well while he's sleeping. And this happens in the daytime as well, when he's napping in the daytime, and also at night. So he's asking, is this because of low oxygen availability, or could this be a symptom? Dr. Mehta, would you like to take this question on? This could be a symptom of anxiety, depression. It is not a symptom of COVID or low oxygen.
But you see, at this age, at 23 years of age, I don't think he should be having any problem, any such problem. But there is a condition that is called sleep apnea. When the patient is sleeping, in between he wakes up. Has low oxygen, he wakes up, and then he goes to sleep. He's not sleeping properly in the night, and in the daytime he's drowsy. Sometimes the patient complains that even while driving, I just बिल्कुल ये सवाल मैं आप सभी डॉक्टर से करना चाह रही थी क्योंकि जी डॉक्टर विभा प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं, चाहे हमारा गला खराब हो जाए, थोड़ा सा सर में दर्द हो, हल्का सा बुखार जो कि मौसम चेंज की वजह से भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि कोविड को लेकर इतना ज़्यादा डर और भय हो जाता है कि हमें लगता है कि हमें कोविड हो गया है, और हम उस सभी लक्षणों को जो कभी जब कोविड नहीं था तो हम उसको आमतौर पर लिया करते थे, सीधा कोविड से जोड़ देते हैं। मेरा सवाल यही है कि इस तरह की जो नकारात्मक सोच है उससे कैसे लड़ा जाए, वो ज़्यादा अहम है। वो मैंने अभी बताया ना, 5 चीजें तो ध्यान रखनी है जी। पॉजिटिव सोचना है, बहुत ज्यादा न्यूज भी नहीं देखनी है, इतनी डेथ्स हो गई, इतनी फैटेलिटीज हो गई, ये हो गया। डॉक्टर स्पीक देख सकते हैं। सोचो रिकवरी रेट बड़ा हाई है, 80% पेशेंट जो बोला एसिम्प्टोमेटिक है, वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं है पूरे, या माइल्ड सिम्टम, इधर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम। माइल्ड सिम्टम से निकल जाते हैं, यंग एज वालों को जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 23 में जनरली। अब अगर वो बहुत हैवी वायरल लोड नहीं लिया है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होता भी है तो यू शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। ये बहुत अहम आपने कहा। मैं एक चीज और मैं जानना चाहती थी कि मान लीजिए कोई एसिम्प्टोमेटिक करियर है, उसे खुद भी नहीं पता, उसने टेस्ट नहीं कराया क्योंकि उसकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या इंसानी शरीर में इतनी ताकत हम मानते हैं इम्यूनिटी की वजह से होती है कि 7 या 14 दिन में उसको सिम्टम्स अगर नहीं आए तो बॉडी ने उससे अपने आप, मतलब उसके इम्यून सिस्टम ने लड़ाई करके कोविड को बॉडी से बाहर खदेड़ दिया? क्या हम मान सकते हैं इस चीज को? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। उस बॉडी ने फाइट कर लिया ना, जो वायरस गया अंदर उसको फाइट कर लिया। Okay, we have another viewer who's asking a question here on social media. Danish Haider wants to know that please advise how to prevent or cure, the seasonal diseases that tend to crop up and then mushroom all over the place, like dengue, chikungunya, etc. And some of them even have symptoms like COVID. Dr. Malik, would you like to respond to that? Yes. The only thing is to maintain a good immune system so that you can fight these viral infections now and then which you are exposed to, especially in the rainy seasons. Okay, so there's nothing else you can do. And other aspect is the hygiene part. You have to maintain your own hygiene, hand hygiene, social distancing, and also in the environment. You don't have to let the arthropod vectors breed like the mosquitoes. They are the vectors which will transmit diseases, some of these viral infections, including dengue fever. So it is very important that we take care of those measures also. We don't let these viruses breed, the vectors breed, and also take our own care of our own health in the form of boosting the immune system, doing meditation, taking a healthy diet, and following the norms of social distancing, cough etiquettes, etc. Right, definitely, and thank you. I hope that answers our viewer's question. We have another viewer asking us, Raj Nagpal wants to know, he's saying that he's 68 and he has some comorbid conditions. He's not specified them. He's asking Dr. Rai, can he work on a computer while one person is sitting right next to him by his side with a mask for dictation? He wants to give dictation to someone who has to sit right by his side with a mask on. We don't have Dr. Rai now with us. Dr. Mehra, would you like to respond to that? You can sit, but it is better if you maintain a minimum of 6 feet of difference while sitting, and both of you should be wearing the mask. Definitely. These 3 things all the time you have to take care of. One is social distancing, second is wearing the mask every time you step out of the house, or even in the house also if there is any COVID patient around, plus hand washing, hand hygiene or sanitizer. Best is washing hands with soap and water. Now if somebody is sitting next to you, she should not be very close, it should be at a distance, and then it is better not to sit in opposite direction.
sitting on the same side. That would be better. Right. Okay. I think that's all we have time for the moment. Aanchal, we are completely out of time as far as viewers' questions are concerned. We'll try and take them up later on in our shows as well. Thank you so much for joining us, and thank you to Dr. Rai as well, who joined us. I'm afraid he had to leave a little earlier before we could wrap up the show. But thank you for being with us, Dr. Malik and Dr. Mehra. And that's Dr. a wrap. Dr. Mehta. Dr. Mehta, I'm sorry. Dr. Mehta. Yes, I want to say something. We are proud of our armed forces. Jai Hind. जय हिंद, इंडीड। बिल्कुल, और हम आप जो कोविड वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, हम आपको भी सलाम करते हैं, क्योंकि आप लोग 24 घंटे बिना थके अथक परिश्रम के साथ लगातार पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, काम करते हैं। आपको भी हम सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डॉक्टर्स की टीम का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मन से साझा करने के लिए। और इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि आप डॉक्टर स्पीक में जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछिए, और एक इसी हौसले के साथ आगे बढ़िए कि कोविड-19 से हमें डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और इसी के साथ डॉक्टर स्पीक में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक विशिष्ट डॉक्टर्स के नए पैनल के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।